बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेनेरिक्स के पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि जेनेरिक्स होते क्या हैं और फिर हमने ज़रा डिटेल से जेनेरिक मेथड्स के बारे में पढ़ा था। अभी बाकी जो चीज़ें हैं कि जेनेरिक क्लासेस, रा टाइप्स, बिल्ड कार्ड्स वगैरह, ये हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि जेनेरिक क्लासेस क्या होती हैं। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। सपोज करें कि आपने डाटा स्टोर करवाना है। डाटा किस चीज़ का स्टोर करवाना है जी? मैंने एक क्लास बनाई है माई नेम डाटा के नाम से, और उसके अंदर मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है डाटा, और उसके अंदर मैंने डाटा स्टोर क्या करवाया, अपना नाम स्टोर करवा दिया है। फिर मैंने एक और क्लास बनाई जी माई एज डाटा के नाम से, और उसके अंदर मैंने अपनी एज स्टोर करवा दी। ये मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि मैं हर एक अपने डाटा के लिए अलग अलग क्लास ही बनाऊँ, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना डाटा, नेम, एज और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जिस तरह के एम्प्लॉय डाटा है तो एम्प्लॉय में मैंने नेम और एज दोनों चीज़ें स्टोर करवा दी हैं। ठीक है, स्टूडेंट डाटा है, स्टूडेंट में भी नेम भी है और उसका आईडी नंबर है, ये दो चीज़ें मैंने स्टोर करवा दी हैं। तो ये बेसिकली देखें, दो सारी सेम चीज़ें ही लग रही हैं। ये दो एक जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि इसको मैंने स्ट्रिंग टाइप का डाटा दिया और स्टोर करवाया, इसको मैंने सिर्फ इंटीजर टाइप का डाटा दिया और स्टोर करवाया। बाकी इसका मैं जब आप देखिएगा कि क्लास को हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही स्ट्रिंग और एज थी, यहाँ पे स्ट्रिंग और नेम आ गया, और सॉरी रोल नंबर आ गया। तो अब ये पर्पज अचीव करने के लिए मैंने एक क्लास मुझे ये बनानी पड़ी कि भाई जो भी आपको स्ट्रिंग मिले वो इसके स्ट्रिंग में सेव करवा दो। ठीक है, एज के अंदर मैंने क्या किया कि जो भी आपको इंटीजर मिले वो इसको आप इंटीजर में स्टोर करवा दें। एम्प्लॉय डाटा में मैंने इसे क्या किया कि जो भी आपको पहली वैल्यू मिले आप उसे नेम में स्टोर करवा दो, जो दूसरी वैल्यू मिले उसे एज में स्टोर करवा दो। स्टूडेंट डाटा में मैंने क्या किया कि जो पहली वैल्यू मिले उसे नेम में स्टोर करवा दो, जो दूसरी मिले उसे जो है ना आप एज में स्टोर करवा दो, या आईडी के अंदर जो है ना वहां पे स्टोर करवा दो। तो ये देखें कि अब आपको सेम मिलते जुलते टास्क थे, लेकिन उनको करने के लिए अलग अलग क्लासेस बनानी पड़ी, उनके अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़े। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं था कि मैं एक ही ऐसी क्लास जेनेरिक्स ही बना दूं कि अगर मैं उसे कोई स्ट्रिंग टाइप का डाटा दूं तो वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर कर ले, इंटीजर टाइप का दूं तो वो इंटीजर टाइप का कर ले, या इसको इसी तरह से मैं स्ट्रिंग और इंटीजर इकट्ठे दे दूं या इंटीजर स्ट्रिंग इकट्ठे दे दूं तो वो उसको स्टोर कर ले। तो बजाय इसके कि मैं अलग अलग क्लासेस इन हर एक काम के लिए बनाना शुरू करूं, तो मैं क्या करता हूं कि कुछ जेनेरिक क्लासेस की तरफ देखता हूं कि वो कैसे बनाते हैं। अच्छा, मोटिवेशन क्या है थी कि अगर आपने इन चारों क्लासेस को देखा है तो आपको ऑब्जर्व क्या करने को मिला है कि डिक्लेरेशन ऑफ टू सेपरेट क्लासेस इज टू चेंज द डाटा टाइप ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट। कि आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डिफरेंट क्या था, इसके और इसके अंदर क्या डिफरेंस था कि इंस्टेंस वेरिएबल इसमें इंटीजर टाइप का था, इसमें स्ट्रिंग टाइप का था। इसके कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स में इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट था, इसके कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट था। बस बाकी तो तकरीबन सेम है, नाम का डिफरेंस है, वो तो मजबूरी है, चलो हमने कर लिया, वरना अगर मैं सिर्फ माई डाटा कर दूं तो भी ठीक था। तो ये इसके अंदर था, और इसके अंदर भी देख लें, इसके अंदर तो ये इंस्टेंस तो दोनों सेम है। ठीक है, ये नेम इसका डिफरेंट था, लेकिन चलो डाटा टाइप तो दोनों की सेम है, और बाकी इसके अंदर जो है ना ये भी दोनों के सेम थे, लेकिन फिर भी दोनों को अलग अलग करने के लिए मैंने इस तरीके से बना दिया। तो हमें एक ऐसी टेक्निक की रिक्वायरमेंट थी कि जो इस इशू को रिजॉल्व कर दे कि हम इतना स्पेसिफिक हो कि जो क्लासेस बना रहे हैं उसकी जगह हम कोई ऐसी क्लास बनाएं कि जिसके अंदर हम स्पेसिफिक ना हो, हम जेनेरिक हो जाएं थोड़े से, कि हम कोई ऐसे इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिस टाइम पे हम उसे स्ट्रिंग दें तो वो स्ट्रिंग टाइप के बन जाए, अगर हम उसे इंटीजर देते हैं वो इंटीजर टाइप के बन जाए, हम उसे कोई एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं वो एम्प्लॉय टाइप के बन जाए। तो इस चीज का सोल्यूशन जो है ना, इस चीज को आप कहते हैं कि ये किससे आपको मिलता है, ये जेनेरिक क्लासेस से मिलता है। और आपने किसी क्लास को जेनेरिक करना हो तो आप क्या करते हैं कि उसके नाम के आगे टाइप पैरामीटर लिखते हैं। ठीक है, और वो टाइप पैरामीटर जो है ना आप उसी को यूज करके वेरिएबल्स जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वहां पे भी यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स में भी यूज करते हैं, मेथड्स में भी, जहां जहां पे आप नॉर्मल डाटा टाइप जो भी यूज करते थे उसकी जगह पे टाइप पैरामीटर वाली डाटा टाइप को यूज करेंगे। तो अगर आप उसको, हाँ जी, ये देखें, ये जिस तरह एक एग्जांपल है, उसी डाटा को मैंने स्टोर करना है। देखें, माई डाटा है, उसके आगे मैंने एक लिख दिया टाइप पैरामीटर टी टाइप का, मैंने इसको लिख दिया जी कि आप ये क्लास कौन सी बन गई है, जेनेरिक क्लास।
मैंने कहा है कि इसके अंदर कि जो तुम्हारा इंस्टांस वेरिएबल है डाटा वो भी टी टाइप का है, और मेथड के जो इसका कंस्ट्रक्टर था उसे भी मैंने कह दिया कि भाई आपके पास भी टी टाइप का जो भी डाटा है तो आपने क्या करना है, उसे इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा देना है। और टू स्ट्रिंग के अंदर मैंने इसे कह दिया कि भाई आपके पास जो भी डाटा है वो आपने उसको मुझे प्रिंट करवा देना है कि ये कौन सा डाटा था। तो ये मेरी एक सिंपल सी क्लास बन गई है। वो जो इतनी मैंने 4 क्लासेस बनाई थी या 2 क्लासेस को अगर हम करें तो उसकी जगह पे मैं सेम काम यही वाला कर सकता हूँ। अभी देखें कि मैंने क्या किया, एक जेनेरिक क्लास को आप यूज करने का तरीका क्या है कि आपको उसके आर्गुमेंट्स में बताना पड़ता है कि भाई किस टाइप का डाटा मैं आपको देने जा रहा हूँ। जिस तरह ये माई डाटा की टाइप टी थी तो यहाँ मैंने बता दिया इसे कि भाई आपको अब टी की जगह पे क्या आ गया, इंटीजर। तो इरेजर का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके अंदर प्लेस होल्डर में जो भी डाटा टाइप आई है इस टी की जगह पे भी इंटीजर आ जाएगा, इस टी की जगह पे भी इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। और अब आप देखिएगा कि उसके बाद आपने जैसे ही इसको 30 पास किया है तो ये इंटीजर टाइप का 30 से मिला और इंटीजर टाइप का 30 इसके अंदर स्टोर हो गया। अब आपने इसी तरह इसको स्ट्रिंग टाइप की एक बना दी है, इसे कह दिया कि नहीं अब आपके पास क्या डाटा आएगा स्ट्रिंग टाइप का। तो ये क्या करेगा कि इस टी को रिप्लेस कर देगा स्ट्रिंग से, इसको स्ट्रिंग रिप्लेस कर देगा स्ट्रिंग से। अब जो भी इसको डाटा मिलेगा वो एज अ स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब फर्ज किया कि आपने इसी के अंदर एक डाटा स्टोर कर दिया स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है, और इसे आपने एक ऑब्जेक्ट दे दिया न्यू स्टूडेंट 30 और इस तरह से इसको एक ऑब्जेक्ट दे दिया। अब जो भी इसके अंदर डाटा आएगा वो किस टाइप का होगा, स्टूडेंट टाइप का होगा। टी के अंदर अब क्या आएगा, स्टूडेंट। डाटा के अंदर अब क्या आएगा, डाटा टाइप स्टूडेंट। टी के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट। तो आपने स्टूडेंट टाइप का जो भी ऑब्जेक्ट दिया है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। आपने जब इसको प्रिंट किया तो वो आपको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ये आपकी आउटपुट है। ये देखें तीनों केसेस के अंदर आपको आउटपुट अपनी मिल गई। तो मेरी एक ही क्लास है और उस एक क्लास के अंदर देखें मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स का डाटा जो है ना वो स्टोर करवा ली है। तो ये एक्चुअल फायदा था जेनेरिक क्लासेस को यूज करने का। अब जेनेरिक क्लासेस के बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि जेनेरिक क्लासेस क्या होती हैं। ये आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप टाइप इंडिपेंडेंट मैनर में अपनी क्लास को जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। और फिर टाइप इंडिपेंडेंट को क्या होता है कि जिस टाइम पे आप उसके ऑब्जेक्ट्स को कॉल करते हैं तो वहां से ये इंस्टेंशिएट क्या करता है, टाइप स्पेसिफिक करके उसको इंस्टेंशिएट कर लेते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो टाइप स्पेसिफिक हो जाएगा। जेनेरिक क्लास की डिक्लेरेशन वैसी ही है जैसे नॉन जेनेरिक क्लास की, एक्सेप्ट क्या है कि उसके नेम के बाद आपका टाइप पैरामीटर आ जाता है। अब क्या टाइप पैरामीटर के अंदर जिस तरह मैंने सिर्फ टी लिखा है, सिर्फ टी ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं वेरिएबल हो सकते। फर्ज किया कि आपने एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करवाना है और उसमें क्या है जी, उसका नाम है, उसका आईडी कार्ड नंबर है, उसका सैलरी है, उसमें मतलब उसका बहुत सारा 8-10 किस्म का डाटा स्टोर से। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक ही टी दे कैसे स्टोर करवा सकता हूँ डिफरेंट 10 डिफरेंट टाइप का डाटा जो है। तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि भाई आप जो टाइप पैरामीटर में टी लिख रहे हैं आप एक ही जगह पे 10 यूज कर लें, कोई इसमें इशू नहीं है। मतलब डिफरेंट वेरिएबल यूज कर लें, टी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब इस तरह उसके टाइप पैरामीटर में यूज करके आपने कॉमा सेपरेटेड करके आप जितने भी टाइप पैरामीटर यूज करना चाहें कर सकते हैं। जब हम लैब करेंगे तो ये चीज मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। जिस टाइम पे जेनेरिक क्लासेस परफॉर्म होती हैं तो कंपाइल होती हैं तो क्या कंपाइलर क्या करता है, इरेजर वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनते हुए उसको जो आप टाइप पास कर रहे होते हैं वो उठाएगा टाइप, और उसके अंदर जो जहां जहां पे वेरिएबल्स थे उनको वो उससे रिप्लेस कर देगा। मतलब इरेजर का कॉन्सेप्ट जो है ना आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये क्या होता है। अच्छा, तो टाइप पैरामीटर को आप स्टैटिक क्लास की स्टैटिक डिक्लेरेशन अगर है तो उसके अंदर आप यूज नहीं कर सकते। और उसके अलावा क्या है कि जिस टाइम पे भी आप कोई जेनेरिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के जाएंगे तो आपको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बताना पड़ेगा उसे कि भाई ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा। जिस तरह हमने यहाँ पे बताया इसको कि ये इंटीजर टाइप का आप डाटा स्टोर करवाने जा रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का या स्टूडेंट टाइप का, जिस टाइप का भी डाटा स्टोर करवाने जा रहे हैं तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी पहले, ठीक है। और कंपाइलर क्या करेगा, ये जो आर्गुमेंट्स आपने दिए इनको यूज करके जो यूज और रिप्लेस करेगा और उसके बाद ताकि आपका डाटा जो है ना उसके अंदर स्टोर हो सके। सरल टाइप्स क्या होती हैं, जिस तरह शुरू में मैं आपको एक चीज बता के गया हूं कि जावा जेडीके 1.2 के बाद जो है ना ये जेनेरिक्स वाली चीजें आई थी। उससे पहले भी तो लोग आकर एरे लिस्ट वगैरह के अंदर डाटा स्टोर करवाते थे तो वो वैसे ही स्टोर करवाते थे डॉट ऐड करके, उसके अंदर आपने इंटीजर ही स्टोर करवा रहे हैं, मिस्टेकनली उसमें कुछ और भी स्टोर करवा सकते थे,
तो इस चीज को कंपैटिबल करने के लिए जो डेवलपर्स थे उन्होंने क्या किया है कि जेनेरिक क्लासेस को भी ऐसा बना दिया है कि अगर आप उसको कोई भी आर्गूमेंट्स ना दें तो वो फिर क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट उन ऑब्जेक्ट को जो है ना एज आर्गूमेंट वहां पे कंसीडर करता है। मतलब टाइप पैरामीटर के तौर पे आपने उसको कुछ भी नहीं दिया तो वो क्या करेगा, एज ऑब्जेक्ट जो है ना उसको ले लेगा कि ये जो टाइप आपने दी है ना ये ऑब्जेक्ट क्लास की टाइप है। क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट क्लास ऐसी क्लास है कि जिसके जो तमाम क्लासेस की पेरेंट क्लास है, मतलब आप इसको यूज करके किसी क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये अगर आपकी जो एग्जांपल है ये वही माई डाटा वाली क्लास है, लेकिन इस क्लास के अंदर मैंने इसको बताया नहीं है कि आपके एंगल ब्रैकेट्स के अंदर कि आपको किस टाइप का डाटा आपके पास आने जा रहा है। तो कंपाइलर क्या करेगा, खुद से इसके अंदर क्या लिख देगा, ऑब्जेक्ट, कि ये ऑब्जेक्ट टाइप का जो भी डाटा है ना वो मेरे पास आ रहा है। तो वो इस 30 को एज अ ऑब्जेक्ट अपने पास स्टोर कर लेगा, इस स्ट्रिंग को भी एज अ ऑब्जेक्ट अपने पास स्टोर कर लेगा। और जिस टाइम पे मैं वापस रिट्रीव करना चाहूंगा फिर मुझे मैनुअली एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट नहीं करूंगा तो वो मुझे क्लास कास्ट का कंपाइलर पहले करने ही नहीं देगा, और अगर मैं गलत करूंगा तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन का एरर मुझे मिल जाएगा। तो इस चीज को करने का बेसिक मकसद क्या था कि जो 1.2 के वेरिएंट से पहले वाले जेडीकेस को यूज करके आप लोगों ने प्रोग्राम बनाए हैं वो भी ताकि आपके कंपैटिबल हो जाएं। ऐसा ना हो कि आपका नई जावा में पुराने का जो क्लासेस वगैरह थी वो चले ही ना। अब ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेनेरिक्स और सब टाइपिंग का। हाँ, बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। अभी जिस तरह मैंने अभी आपके साथ एक बात की कि ऑब्जेक्ट क्लास जो है ना तमाम क्लासेस की पेरेंट क्लास है। ठीक है जी, ये चीज तो आपको पता है, अंडरस्टूड है आपको। तो फर्ज किया एक मैं लिस्ट बनाता हूँ, स्ट्रिंग लिस्ट है एलएस, और वो मैंने टाइप जेनेरिक किसको कर दिया कि ये स्ट्रिंग टाइप की ही लिस्ट होगी। तो ये एक लिस्ट मैंने एज लिस्ट बना ली। अब मैं एक ऑब्जेक्ट टाइप की लिस्ट बनाता हूं और उसे एलएस असाइन करता हूं। तो आपके ख्याल में क्या ये असाइनमेंट हो जाएगी या नहीं होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सबकी पेरेंट क्लास है, तो क्या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है ना वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? मेरे ख्याल से मोस्टली आप लोगों का आंसर यही होगा। शायद पहली दफा जब मैंने भी ऐसी चीज पढ़ी थी तो मैंने भी कहा था हाँ बिल्कुल असाइन हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग हम ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो बड़ी चीज है, इस वजह से आप मतलब मोर उसमें चले गए, स्पेसिफिक नहीं हुए, जनरलाइज हो गए, अपकास्टिंग हो रही है, तो ऐसा तो हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपकी स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट होता और ऑब्जेक्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को आप असाइनमेंट करते तो वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ एक लिस्ट है जो स्ट्रिंग टाइप की है और ये एक लिस्ट है जो ऑब्जेक्ट टाइप की है, तो ये काम आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको कंपाइलर एरर दे देगा कि भाई ये जो सब टाइपिंग आप कर रहे हैं ना या समझ रहे हैं ये गलत है, ये सब टाइपिंग ऐसे नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सबसे ट्रिकीस्ट चीज है। आपसे मे भी किसी टाइम पे कोई इंटरव्यूज के अंदर पूछ ले कि जेनेरिक्स के अंदर अगर कोई लिस्ट है ऑब्जेक्ट टाइप की तो आप उसके अंदर किसी भी टाइप की लिस्ट को स्टोर करवा सकते हैं, तो जनाब आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऑब्जेक्ट टाइप की लिस्ट है तो आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट टाइप की लिस्ट ही स्टोर करवा सकते हैं। आप उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे ऑब्जेक्ट की जो चाइल्ड क्लास है मैं उसकी लिस्ट को स्टोर करवा दूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नॉर्मल अगर ऑब्जेक्ट टाइप की का कोई ऑब्जेक्ट टाइप का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है या कोई रेफरेंस है और आप उसके साथ किसी दूसरी चीज को यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। तो ये जो है ना सब टाइपिंग का एक वो कॉन्सेप्ट था कि आप जेनेरिक्स के अंदर सब टाइपिंग क्या है कि जेनेरिक्स की से रिलेटेड जो भी चीज आए आपकी वो उसी टाइप की ही लिस्ट को असाइनमेंट हो सकती है, वो उसके अलावा और किसी को असाइनमेंट नहीं हो सकती। फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है विल्ड कार्ड का। ये जो ऊपर अभी आपको मैंने एक इशू बताया है जो लिस्टों की असाइनमेंट का, ये बेसिकली वही इशू है कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक जावा के अंदर कॉन्सेप्ट आता है विल्ड कार्ड, या जिसे आप कह लें कि ये सवालिया निशान जो है ना वो एक आप यूज करते हैं किसी किसी जगह पे। बहुत सारे कोड्स आपको नजर आएंगे जिसके अंदर ये सवालिया निशान लगा हुआ होगा, तो आप कहेंगे कि यार ये क्या है, इसको यहाँ लगाने की क्या तुक बनती है। तो इसको समझने के लिए आप ये इस प्रोग्राम को जरा समझें। नंबर्स आपको पता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर भी कि नंबर की सब टाइप्स हैं, फ्लोट भी, इंटीजर भी, और ये सारी ये नंबर की आपके पास मेन जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं वो दो हैं, एक नंबर्स हैं और एक कैरेक्टर्स हैं।
जो नंबर की सब टाइप्स हैं उसके अंदर ये इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सारी शॉर्ट वगैरह आ जाती हैं, जबकि जो कैरेक्टर की सब टाइप्स हैं उसके अंदर 4 ही आता है और ये इस तरह से। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक एरे बनाता हूं नंबर्स की, तो उसके अंदर मैं इंटीजर टाइप का डाटा भी स्टोर कर सकता हूं, डबल टाइप का डाटा भी स्टोर कर सकता हूं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कोई स्टोर कर सकता हूं, और उसके अलावा कोई इंटीजर भी स्टोर कर सकता हूं। मतलब क्योंकि नंबर है, नंबर सबकी पेरेंट क्लास है, तो इसलिए इसके अंदर मैं जिस टाइप का भी डाटा स्टोर करूंगा ये मुझे अलाउ करेगा, इसके लिए कोई इशू नहीं है इसमें। अब मैं एक एरे लिस्ट बनाता हूं नंबर्स की, ठीक है, नंबर्स की एरे लिस्ट बनाता हूं, और ये इस नंबर वाली एरे में जितना भी डाटा पड़ा हुआ था ये मैं उठा के इस लिस्ट में ऐड कर देता हूं। ये सिंपल एक लूप है जो क्या करेगा, इस नंबर वाली एरे के ऊपर ट्रैवर्स करेगा और इसमें नंबर टाइप के नाम जितने भी होंगे उन्हें 1 बाय 1 एक्सट्रैक्ट करेगा, और वो जो भी एक्सट्रैक्शन होगी वो मैं ऐड करता जा रहा हूं इस लिस्ट के अंदर। तो ये सारे के सारे आपके ऐड हो जाएंगे, ये लिस्ट पूरी पॉपुलेट हो जाएगी। अब उसके बाद मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं कि सम कर लो भी इस लिस्ट को, कि ये जो आपको लिस्ट मिली है इसे सम करो। और सम का फंक्शन मैंने क्या कहा है कि अगर आपको एरे लिस्ट मिलती है नंबर टाइप की, कोई भी, जो इसके फॉर्मल आर्गुमेंट से मैंने इसे क्या कहा है, आपको कोई भी लिस्ट मिलती है, एरे लिस्ट मिलती है जिसकी टाइप नंबर टाइप की हो, तो आप क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ टोटल के नाम से, फिर इस लिस्ट को ट्रैवर्स करो और उसमें से नम जो है ना, उसमें नंबर टाइप के जितने भी हैं उन्हें 1 बाय 1 निकालो, और उनकी वैल्यू जो है डॉट डबल वैल्यू मैंने किया है, क्योंकि इंटीजर भी इस फंक्शन से निकल आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट भी निकल आएगा और डबल भी निकल आएगा, और उसे उठा के मैंने टोटल में डाल के और सम करता रहा, और एंड पे मैंने टोटल रिटर्न करवा दिया, और आपको स्क्रीन पे इसका जो भी टोटल था गालबन 15 बनता है वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट होकर नजर आ जाएगा। तो ये तो हो गया, एक नॉर्मल सा प्रोग्राम हो गया, ये आपको समझ आ गई। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम एक छोटी सी चेंज करते हैं, फिर देखिएगा क्या होता है। चेंज किया है कि अब हमने नंबर जो एरे थी उसको नंबर्स की बजाय इंटीजर कर दिया है, कि अब हम ये चाह रहे हैं कि इस एरे में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर स्टोर हो। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 हमने इंटीजर स्टोर करवा दिए। अब इंटीजर टाइप की एक लिस्ट भी हमने बना ली, सेम वैसे ही जिस तरह नंबर टाइप की थी, और हमने क्या किया, इस नंबर में जितने भी इंटीजर टाइप के नाम में उन्हें निकालो और लिस्ट में ऐड करते जाओ, ये लिस्ट आपकी पूरी पॉपुलेट होगी। अब आपने इसे कहा सम वाला फंक्शन वही है जो पुराने वाला फंक्शन था, कि एरे लिस्ट अगर नंबर टाइप की आपके पास हो तो आप सम कर दें इसको। लेकिन अब जिस टाइम पे अब देखें, ये वही चीज है कि एरे लिस्ट अब आ रही है इंटीजर टाइप की, यहां पे एरे लिस्ट आपने दी हुई है नंबर टाइप की, तो बेसिकली इंटीजर तो सब टाइप है नंबर की, तो इस फंक्शन को तो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे होगा नहीं, क्योंकि अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था सब टाइपिंग वाला, वो क्या था कि अगर आपने एरे लिस्ट नंबर की लिखी है तो फिर आपकी नंबर की टाइप की ही यूज होगी, आप इसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकते। अगर आपने ऑब्जेक्ट टाइप की लिखी है तो फिर ऑब्जेक्ट ही यूज होगी। तो अब आपका ये फंक्शन काम नहीं करेगा, ये देखें, ये आपको एरर नजर आ रहा है, ये फंक्शन जो है ना ये किसी सूरत भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन ये एरर क्या देगा, इनकम्पैटिबल टाइप है, कि आप जो है ना इंटीजर टाइप की एक एरे लिस्ट उठा रहे हैं और नंबर टाइप की एरे लिस्ट को जो है ना उसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है भाई, कि मैं कोई ऐसा सम का फंक्शन लिखूं कि अगर मैं उसे नंबर टाइप की लिस्ट दूं वो तब भी उस पर काम करे, डबल टाइप की दूं वो उस पर तब भी काम करे, और इसी तरह से अगर मैं उसको फ्लोटिंग पॉइंट की दूं वो तब भी उस पर काम करे। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है विल्ट कार्ड। विल्ट कार्ड में आप क्या करते हैं, आपने ये बता दिया कि हर वो लिस्ट जो नंबर को एक्सटेंड कर रही हो, ये सवालिया निशान, ये विल्ट कार्ड है। विल्ट कार्ड का क्या मतलब है, अननोन, कि नहीं पता जी किस टाइप की लिस्ट आपको मिलेगी। बस आपने एरे लिस्ट को बता दिया है कि हर वो लिस्ट जो नंबर को एक्सटेंड कर रही हो आप उसे यूज करें, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर दें। अब उसके बाद इस फंक्शन को जिस टाइम पे आप वही वाली लिस्ट इंटीजर्स की पास करेंगे, तो चूंकि आपको पता है कि भाई अब जो भी चीज आप पास कर रहे हैं एरे लिस्ट को, तो वो देखेगा क्या ये नंबर की सब लिस्ट है या नहीं है, या नंबर की चाइल्ड क्लास है या नहीं है। तो अब आपको पता चलेगा हाँ वाकई ये तो नंबर की चाइल्ड क्लास है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली विल्ट कार्ड के साथ आपका सोल्यूशन था। अब विल्ट कार्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया कि नंबर क्या है, पेरेंट क्लास है इंटीजर की,
लेकिन कंपाइलर के लिए एरे लिस्ट ऑफ नंबर ये पेरेंट क्लास एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर की नहीं है, वो इसको दो डिफरेंट चीजें समझ रहा है। अगर फर्ज किया कि कंपाइलर किसी वजह से इसको ऐसा समझ ले कि ये एरे लिस्ट ऑफ नंबर जो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर की पेरेंट क्लास है, तो फिर नुकसान क्या होगा। देखें, एरे लिस्ट ऑफ नंबर के अंदर आपके पास डबल को मैनिपुलेट करने के फंक्शंस भी हैं। एरे लिस्ट ऑफ नंबर के अंदर तो आपने ये भी कहा था कि इसके डबल ऑब्जेक्ट भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर के अंदर तो आप डबल ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं कर सकते। तो फिर इस वजह से जो है ना, आप कहते हैं कि एरे लिस्ट ऑफ नंबर पेरेंट क्लास नहीं है इंटीजर की। अगर होती तो फिर आपके लिए मसले मसाइल थे काफी सारे। तो अगर ये जिस तरह एक एग्जांपल मैंने लिखी, अगर आप अज्यूम करें कि होती, तो फिर क्या होता है कि हर वो ऑपरेशन जो नंबर्स पे परफॉर्म हो सकता था वो इंटीजर पे भी होता। जैसे कि डबल को आप नंबर की लिस्ट में ऐड कर सकते थे, लेकिन इंटीजर की लिस्ट में तो डबल को ऐड नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे सब टाइपिंग का जो रिलेशनशिप था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब अगर एक फ्लेक्सिबल किस्म का वेरिएंट आपने क्रिएट करना है मेथड का, कि जो आप एक चाहते हैं कि भी एक फ्लेक्सिबल वेरिएंट हो, कि ये एक मैंने क्लास बता दी है, इसकी सारी चाइल्ड क्लासेस के लिए ये मेथड एप्लीकेबल हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, विल्ड कार्ड को एज आर्गुमेंट यूज करते हैं। और उसके अलावा आप उसमें बता देते हैं कि भाई इस कि ये अपर बाउंड है। लाजमी नहीं है कि आप अपर बाउंड बताएं, अगर आप कोई भी नहीं बताएंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्लास को एज अपर बाउंड कंसीडर करेगा कि जो सबकी टॉप क्लास है, वरना जो क्लास आप बताएंगे तो उस क्लास तक जो है ना उस फंक्शन को वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई इस क्लास के नीचे नीचे इसकी जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं उस टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो पास हो जाएं, बाकियों को वो रिजेक्ट कर देगा। और इस विल्ड कार्ड बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क है और कुछ भी नहीं है। इसको आप मेथड के पैरामीटर में यूज कर सकते हैं, रिटर्न वैल्यूज में यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स, फील्ड्स वगैरह इन सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने क्या किया, मेथड के पैरामीटर के तौर पे इसको यूज किया है। अच्छा, विल्ड कार्ड के बारे में मजीद है कुछ कि क्लास नंबर इज द सुपर क्लास ऑफ बोथ इंटीजर एंड डबल। ये चीज आपको भी पता है कि नंबर क्लास जो है ना इंटीजर और डबल की पेरेंट क्लास है। नंबर का एक मेथड डबल वैल्यू ऑब्टेन्स द नंबर अंडरलाइंग प्रिमिटिव वैल्यू एज अ डबल वैल्यू, कि ये जो डबल वैल्यू वाला मेथड है ये क्या करेगा कि जो भी नंबर होगा उसकी वैल्यू को एज अ डबल वैल्यू कंसिडर करेगा। विल्ड कार्ड टाइप आर्गुमेंट आपको एनेबल करते हैं कि आप मेथड पैरामीटर्स को इसमें यूज करें, रिटर्न वैल्यूज में यूज करें, वेरिएबल्स में, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, दैट एक्ट एज अ सुपर टाइप ऑफ पैरामीटराइज टाइप। और जब आप इसको यूज कर लेंगे तो पैरामीटराइज टाइप के अंदर ये जो आपने यूज किया है ये एज अ सुपर टाइप के तौर पे काम करेगा। विल्ड कार्ड आर्गुमेंट को आप क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं, विच रिप्रेजेंट एज अननोन टाइप, क्योंकि आपको भी नहीं पता आप किस टाइप का डाटा इसको पास करेंगे। और ये विल्ड कार्ड की एक अपर बाउंड हो सकती है, और वो नॉर्मली आप डिफाइन करते हैं एक्सटेंड्स की कीवर्ड के बाद। अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को एज अ इसकी अपर बाउंड ले लेगा। अच्छा, विल्ड कार्ड जो है ना ये किसी टाइप पैरामीटर का नाम नहीं है। ठीक है, आप इसे मेथड बॉडी में एक टाइप नेम के तौर पे जो है ना वो यूज नहीं कर सकते। अगर विल्ड कार्ड आपका विदाउट अपर बाउंड के है तो फिर आपकी ऑब्जेक्ट टाइप जो है ना वो उसकी अपर बाउंड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो होपफुली कि आपको जेनेरिक्स जो है ना काफ़ी सारी समझ आ गई होंगी। मज़ीद जो है ना आप जो हम करेंगे लैब करेंगे उसके अंदर देखिएगा, लैब के अंदर इंशाल्लाह आपको मज़ीद काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हो जाएंगे। शुक्रिया जी।